नमस्कार। हम चर्चा कर रहे हैं हिंदी साहित्य के अलंकृत काल कहे जाने वाले, श्रृंगार काल कहे जाने वाले, रीति काल कहे जाने वाले समय की, अर्थात रीति काल की। रीति अर्थात एक ऐसा नियम, ऐसी रस्म या ऐसी रिवाज, या यूं कहें कि ऐसी पद्धति, ऐसी प्रणाली, या ऐसा ढंग या ऐसा तरीका, या ऐसा रास्ता या ऐसी राह या ऐसी शैली जिस पर जो है रीतिकाल के कवियों ने रचनाएं की। अर्थात रीतिकाल में रस, अलंकार, गुण, ध्वनि और नायिका भेद आदि काव्य के अंगों का, जो काव्यांग कहलाते हैं, इनका विवेचन करते हुए, इनके लक्षण बताते हुए जो है काव्य को रचा गया। ठीक है, कवियों के द्वारा। तो इसीलिए इसको रीतिकाल कहा गया। रीति शब्द का सबसे पहले प्रयोग हम जानते हैं आचार्य वामन ने किया था संस्कृत साहित्य में। आचार्य वामन ने रीति को काव्य की आत्मा माना है। और हिंदी साहित्य में अगर हम देखें तो केशव दास ने और चिंतामणि ने जो है रीति शब्द का प्रयोग किया, या रीति का ये जो काव्यांग है इनको अपनाया अपनी रचनाओं में। आज हम रीति काव्य के संबंध में विद्वानों द्वारा प्रस्तुत कथनों को देखेंगे और साथ ही रीति कवियों की जो प्रसिद्ध काव्य पंक्तियां रही हैं तो इसका मिला जुला रूप देखेंगे हम। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कहना चाहूँगी कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें, तथा जो व्यूअर्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप इसको देख पाएँ। पूरी वीडियोस देखिएगा अंत तक ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। और ज़्यादा बात ना करते हुए अब शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले हमारे सामने हैं रीतिकाल से संबंधित उक्तियां या कथन। विद्वानों ने जो उक्तियां कही हैं रीतिकाल के कवियों के संबंध में, अपनी अनुमान लगाए हैं, उनको पढ़ा है, उनको समझा है और फिर जाके अपने वक्तव्य पेश किए हैं इन विद्वानों के प्रति, है ना। और आपको याद होगा कि मेरी जो प्लेलिस्ट है मेरे चैनल की, उसमें सबसे पहले मैंने शुरुआत की है कथनों से। तो जितने भी आचार्य रहे हिंदी साहित्य में, विद्वान रहे, आलोचक रहे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने इन कवियों को पढ़ा, अच्छे से समझा, फिर इनके प्रति अपनी राय रखी अपने ग्रंथों में, जो इन्होंने ग्रंथ लिखे या जो भी इन्होंने काव्य रचा। उससे हमें एक बात तो तय मिली कि अब जब हम हर युग को, हर काल को पढ़ रहे हैं बारी बारी, तो इसमें उन सब कवियों के कथन आ रहे हैं, है ना। उन सब कथनों को हम रिपीट कर रहे हैं जो हम ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ जिनको। तभी मैंने उन कथनों से शुरुआत की थी ताकि आगे भी ये दोबारा से रिपीट हो जाए और हम अच्छे से समझ सकें हिंदी साहित्य को। साथ ही एक बात और कि हिंदी साहित्य की जितनी भी प्रसिद्ध किताबें हैं जो एक अच्छे हिंदी साहित्य के स्टूडेंट को जरूर पढ़नी चाहिए, तो वो सभी मेरे पास हैं और उन सभी से मैंने मटेरियल, इम्पॉर्टेंट मटेरियल इकट्ठा किया होता है और आपके सामने मैं उसको रखती हूँ। लगभग 6-7 किताबों का कंटेंट होता है मेरी हर एक वीडियो में, ताकि कोई भी इस तरह का तथ्य छूट ना पाए। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हमारे सामने है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है, जो केशव दास है ना, जिनको आचार्य शुक्ल ने कठिन काव्य का प्रेत भी कहा है। तो उनके संबंध में ये कथन है कि केशव के जो संवाद हैं और जो पात्र हैं उनके अनुकूल क्रोध, उत्साह आदि की व्यंजना भी सुंदर है, तथा वाक्पटुता और राजनीति के दांवपेच का आभास भी प्रभावपूर्ण है। अर्थात केशव के संवादों में पात्रों के अनुकूल ही क्रोध दिखाया गया है, उत्साह दिखाया गया है और व्यंजना इन सब की अच्छे से की है केशव ने अपने ग्रंथ में। आप सब ने एक बात नोटिस की होगी कि रीतिकाल के ज़्यादातर कवि जो हैं ब्राह्मण थे, है ना। और ब्राह्मण होते ही संस्कृत का उन्हें अच्छा खासा ज्ञान होता है, धर्मशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, इस सब में इनकी पकड़ अच्छी होती है। तो उसी तरह से केशव दास भी संस्कृत साहित्य के अच्छे प्रकांड विद्वान थे, पंडित थे। तो उन्होंने जो रामचंद्रिका लिखी है या कवि प्रिया, रसिक प्रिया, जितनी भी इनकी रचनाएं रही हैं उनमें इन्होंने काव्यांगों का अच्छे से निरूपण किया है, अच्छे से उसका विवेचन किया है। तो इसी पर जो है, जो केशव दास की रामचंद्रिका है, उसको डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने तो छंदों का अजायब घर तक कह दिया है। यह प्रसिद्ध पंक्ति अक्सर पूछी भी जाती है कि छंदों का अजायब घर किस रचना को कहा जाता है, तो केशव दास की रामचंद्रिका को कहा जाता है। इसमें भगवान राम का वर्णन किया है उन्होंने। ठीक है, आगे प्रस्तुत कथन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का।
श्रृंगारिकता के प्रति रीतिकालीन कवियों का दृष्टिकोण भोगपरक था। मतलब समस्त रीतिकालीन कवियों के संबंध में यह पंक्ति कही है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कि रीतिकाल के जितने भी कवि रहे हैं उनमें श्रृंगारिकता के प्रति जो उनका दृष्टिकोण रहा वो भोगपरक था। और डॉक्टर नगेंद्र ने कहा कि भक्ति उनके लिए अर्थात रीतिकालीन कवियों के लिए क्या था, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी, क्योंकि भक्ति तो किसी भी तरह की नहीं देखते हम रीतिकालीन कवियों में, है ना। उन्होंने श्रृंगारिकता ही को अपना काव्य का लक्षण बनाया है और उसी के बेस पर उन्होंने काव्य रचा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि यहाँ नारी कोई व्यक्ति या समाज के संगठन की इकाई नहीं, यथासंभव मुक्त विलास का एक उपकरण मात्र थी। तो देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कितनी बड़ी बात कही है कि रीतिकालीन काव्य में नारी की स्थिति कैसी थी, मुक्त विलास के एक उपकरण मात्र जैसी थी। ठीक है, क्योंकि रीतिकाल में नारी के सिर्फ श्रृंगारिक, नक्शिक, नायिका भेद इस तरह का ही वर्णन दिखाया है। उसके सौंदर्य का श्रृंगार परक रचनाएं ही रचेगी। नारी का क्या अस्तित्व था इसके बावजूद भी समाज के साथ, समाज के संदर्भ में, है ना, और व्यक्तिगत संदर्भ में उसका किसी भी तरह का वर्णन नहीं मिलता इसमें। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का कथन देखिए, इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि श्रृंगारिकता के प्रति रीतिकालीन कवियों का दृष्टिकोण भोगपरक था। रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले रीतिकाल के सैकड़ों कवि वस्तुतः आचार्य की कोटि में नहीं आते। मतलब बहुत सारे ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने खुद को आचार्य भी घोषित कर दिया है, लेकिन अगर उनको ध्यान से पढ़ें तो आचार्य की कोटि में वो नहीं गिने जाते। आधे कवि तो ऐसे भी हैं। भागीरथ मिश्र का कहना है कि रीति काव्य के रचयिता यौवन और बसंत के कवि हैं। शुक्ल जी का कथन देखिए कि हिंदी में रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीति काल का प्रारंभ उन्हीं से मानना चाहिए। तो आचार्य शुक्ल ने हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा की परिपाटी की शुरुआत किससे मानी है? चिंतामणि त्रिपाठी से। अक्सर पूछा जाता है यह। केशव के संबंध में आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी नहीं था। केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता नहीं थी जो एक कवि में होनी चाहिए। अर्थात केशवदास कैसे थे? आचार्य शुक्ल के अकॉर्डिंग एक आचार्य ही थे, संस्कृत के प्रकार व्यक्ति थे, लेकिन एक जो कवि हृदय होता है ना, वह उनमें नहीं पाया जाता, अकॉर्डिंग टू रामचंद्र शुक्ल। आगे का कथन है रामचंद्र शुक्ल का ही है बिहारी दास के संबंध में कि बिहारी में रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं कि जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। इनका एक एक दोहा हिंदी साहित्य का एक एक रत्न माना जाता है। और आप सबको पता होगा यह काव्य पंक्ति जो है अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है और बहुत ही प्रसिद्ध तो है ही। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या लिखते हैं बिहारी के संबंध में कि बिहारी रीतिकाल के सबसे अधिक लोकप्रिय कवि हैं। और वहीं गणपति चंद्र गुप्त लिखते हैं कि बिहारी के व्यक्तित्व में प्रतिभा, अध्ययन और अभ्यास तीनों का समन्वय मिलता है। डॉक्टर नगेंद्र केशवदास के संबंध में लिखते हैं कि भक्ति काल की वेगवती धारा को रीति पथ पर मोड़ने के लिए प्रभावशाली व्यक्तित्व की आवश्यकता थी और प्रतिभा से पुष्ट यह व्यक्तित्व केशवदास का था। तो डॉक्टर नगेंद्र ने केशवदास के लिए यह कहा है कि भक्ति काल की वेगवती धारा को यदि रीति की तरफ मोड़ा है तो वह मोड़ा है केशवदास ने। आचार्य शुक्ल घनानंद के विषय में लिखते हैं कि भाषा के लक्षक और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी जानकारी इन्हीं को थी, यानी कि घनानंद को ही थी। नेक्स्ट रामधारी सिंह दिनकर का कथन देखिए। घनानंद के संबंध में लिखते हैं कि हिंदी के इतने सारे कवियों के बीच घनानंद ही अपने आंसू से रो रहे हैं, किराए के आंसू से नहीं। तो इन्होंने घनानंद के विषय में यह लिखा है कि बाकी जितने भी कवि अगर अपने काव्य रचनाओं में रोए हैं या उन्होंने कुछ इस तरह का अपना रूप दिखाया है तो वह मतलब कुछ काल्पनिक था, लेकिन घनानंद का जो रूप इनको लगा वह असली लगा, अर्थात अपने आंसू से रोने वाला लगा। लाला भगवान दीन लिखते हैं बिहारी के संबंध में कि बिहारी हिंदी के चौथा रत्न हैं। तो हिंदी के 3 रत्न किसको माना जाता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। लाला भगवान दीन के अकॉर्डिंग बिहारी जो है हिंदी के चौथे रत्न हैं। वहीं पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं कि बिहारी रीतिकाल के सबसे अधिक लोकप्रिय कवि हैं।
बीच बीच में रीतिकालीन कवियों की स्वयं की लिखी हुई पंक्तियां हैं उन्हीं के काव्य में, कि जैसे बोधा की पंक्ति देखिए, यह प्रेम को पंथ कराल महातरवारी की धार पे धाबनो है। अर्थात प्रेम के विषय में लिखा है बोधा ने कि यह पंथ कैसा है, प्रेम का जो रास्ता है यह कैसा है, जैसे तलवार की धार पर चलने वाला, बहुत ही कठिन है। और आगे लिखते हैं बोधा कि एक सुभान के आनन पे कुर्बान जहां लगी रूप जहां को, है ना। तो बोधा की जो प्रेमिका थी वह कौन थी, सुभान। तो उनके विषय में इन्होंने क्या लिखा है, अपना काव्य लिखा है ज्यादातर। नेक्स्ट काव्य पंक्ति बिहारी दास की है, तंद्री नाद कवित रस सरस राग रति रंग। तो यह भी अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। मैंने उन्हीं काव्य पंक्तियों को रखा है जो परीक्षा में पूछी जाती है। घनानंद की फेमस पंक्ति देखिए, लोग है लागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत। बोधा की काव्य पंक्ति देखिए, कबहू मिलिबो वह धीरे सीमे धरेबो करे। बोधा की प्रेमिका कौन थी, सुभान। तो उन्हीं के स्वर में उन्होंने लिखा है। और ठाकुर की काव्य पंक्ति है, सीखी लीन्हो मीन मृग खंजन कमल नैन, लोगन कवित कीबो खेल करी जानो है। तो ये खेल करी जानो किसकी है, ठाकुर की, याद रखना है। ठाकुर आगे लिखते हैं कि हम कवि राज हैं पे चाकर चतुर के, सेवक सिपाही हम उन राजपूतन को। तो हम कवि राज हैं पे चाकर चतुर के, सेवक सिपाही हम उन राजपूतन को। ठाकुर की ही काव्य पंक्तियां हैं ये। ओके। और एक महत्वपूर्ण बात कि कुछ लोग जो हैं ट्रिक पर ज़्यादा बिलीव करते हैं कि ट्रिक के जरिए इनको याद रखा जाए। तो मैं नहीं समझती कि पढ़ाई को किसी ट्रिक के माध्यम से ही हम अच्छे से समझ सकते हैं। मैंने तो आज तक किसी ट्रिक का उपयोग नहीं किया अपने जीवन में भी, क्योंकि मैंने किसी भी चीज़ को अच्छे से समझा है। अगर हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे तभी उसको अच्छे से याद रख पाएंगे। आप ट्रिक के पीछे मत भागना कभी भी, या पीडीएफ के चक्कर में मत पढ़ना कभी भी, या कुछ लोग बोलते हैं कि इतने पैसे पर इतना मटेरियल मिलेगा, ये वो मुझे नहीं लगता। मैं इन सब बातों पे बिलीव नहीं करती। मेरी क्लासेस निःशुल्क हैं और मैं अपनी तरफ से पूरा सहयोग करूंगी, पूरी कोशिश करूंगी कि जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया है वो हमें आपके समक्ष रख सकूं, बिल्कुल निःशुल्क भाव से। घनानंद की काव्य पंक्तियां देखिए, बदरा बरसे ऋतु में घिर के नित ही अखियां उधरी बरसे, ये कैसो संयोग न बुझी परे, जुब योग न क्यों है बिछोहुतु है। क्योंकि घनानंद की जो प्रेमिका थी वह सुजान थी, है ना। सुजान नाम की प्रेमिका से अत्यधिक प्रेम करते थे ये। तो उसी के संबंध में इन्होंने यह लिखा है कि आंखें जैसे बरस रही हों, जैसे कि बदरा बादल बरसते हों, ठीक है, यह कैसा वियोग है। तो इनके काव्य में आपको जो है वियोग देखने को ज्यादा मिलेगा। नेक्स्ट बिहारी की काव्य पंक्तियां हैं कि दृग ऊर्जित टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित प्रीति, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल। दृग ऊर्जित दृग अर्थात आंखें, है ना। आंखें क्या होती है, जब प्रेमी प्रेमिका आपस में आमने सामने बैठे हों तो बार बार उनकी आंखें मिलती हैं, फिर झुक जाती हैं, फिर मिलती हैं। तो इस तरह चंचल बड़े नैना होते हैं जो मतलब अपने नैनों से क्या करते रहते हैं, इस तरह की प्रीति करते रहते, प्रीत लगाते रहते। तो उसी के संबंध में ये दोहा है। और नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। तो बिहारी दास राजा जयसिंह के वक्त यह दोहा लिखते हैं उन्हीं के संबंध में, कि वे देखते हैं कि राजा जयसिंह अपनी रानियों के साथ भोग विलास में मगन है। अगर यही चलता रहा तो इस तरह तो साम्राज्य का पतन हो जाएगा। तब बिहारी लाल इस दोहे को प्रस्तुत करते हैं राजा जयसिंह के सामने। घनानंद की काव्य पंक्तियां देखिए, अति सूदो स्नेह को मार्ग है जहां नेकु सयानब बांक नहीं। अर्थात प्रेम का रास्ता बड़ा ही सीधा है, यहाँ छल कपट जैसी कोई चीज मायने नहीं रखती। रावरे रूप की रीति अनूप न्यो न्यो लागत है ज्यों ज्यों निहारिए। मेरे प्रियतम का रूप इतना अनोखा है कि जब जब भी मैं इसे देखता हूं हर बार ही मुझे क्या लगता है, नया ही लगता है। बिहारी दास की काव्य पंक्तियां, कहत नटत रीझत खीजत मादकता अधिकाय, पतरा ही तिथि पाइये वा घर के चहुं पास। बिहारी के संबंध में आप जानते हैं कि बिहारी की एकमात्र रचना रही है बिहारी सतसई, और वही इनके जो है क्या रही है, इनकी विद्वता का एकमात्र प्रमाण रही है। इसमें इतने अच्छे दोहे हैं कि आपको पता ही है, आपको याद हो गए होंगे कि रामचंद्र शुक्ल ने क्या क्या कहा है इनके दोहों के बारे में, है ना, कि इनका एक एक दोहा कैसा है, एक एक रत्न के समान है। जैसे कि ये काव्य पंक्तियां ही देख लीजिए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लिकाए,
कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय। और कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय तो आप सबको याद होगा, क्योंकि इसमें अलंकार के संबंध में यह अक्सर पूछा जाता रहा है कि इसमें कौन सा अलंकार है। आप कमेंट बॉक्स में भी दिया कीजिए इनके उत्तर, है ना। आपको पता है फिर भी नहीं लिखते आप, पता नहीं क्यों। पद्माकर की काव्य पंक्ति देखिए, फागु की भीर अभीरन में गही गोविंद ले गई भीतर गोरी। और रसलीन की है, अमिया हलाहल मद भरे सेत साम रतनार। अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाने वाली काव्य पंक्तियां हैं। और नेक्स्ट भिखारी दास की बड़ी ही प्रसिद्ध काव्य पंक्तियां देखिए, आगे के कवि रीझी हैं तो कविताई, न तो राधा कन्हाई सुमिरन को बहानो है। इसी तरह देव की काव्य पंक्तियां हैं, भाषा प्राकृत संस्कृत देखी महाकवि पंथ, अपनी अपनी रीति के काव्य और काव्य रीति। मतीराम की प्रसिद्ध काव्य पंक्ति देखिए, कुंदन के रंग फीको लागे झलके सब अंगन चारु गुरई। और उससे भी प्रसिद्ध कवि देव की यह पंक्ति देखिए कि अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणा लीन। शब्द शक्तियों के संबंध में कवि देव की यह पंक्ति बड़ी ही प्रसिद्ध है। 3 तरह की शब्द शक्तियां पाई जाती है ना, कौन कौन सी हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ओके, नेक्स्ट आचार्य रामचंद्र शुक्ल के रीतिकालीन कवियों के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण कथन है। दोबारा से मैंने कहा, मैंने अलग अलग बुक से कंटेंट लिया है। जैसे चिंतामणि त्रिपाठी के लिए इन्होंने लिखा है कि इनकी भाषा ललित और सानुप्रास होती थी। वहीं पर कवि वेनी प्रवीण के लिए आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि इनकी भाषा चलती होने पर भी अनुप्रास युक्त होती थी। महाराजा जसवंत सिंह कि भाषा भूषण ग्रंथ के बारे में आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि इस ग्रंथ को उन्होंने वास्तव में आचार्य के रूप में लिखा है, कवि के रूप में नहीं। ठीक है, तो याद रखना है आपने यह कथन। बिहारी लाल की एकमात्र प्रसिद्ध रचना बिहारी सतसई के लिए क्या लिखते हैं आचार्य शुक्ल कि इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। और लिखते हैं बिहारी सतसई के लिए कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी, उतनी ही उसमें क्या होगा, उतना ही वह मुक्तक रचना करने में सफल होगा। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, आगे लिखते हैं कि बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। तो आचार्य शुक्ल के ही यह कथन है बिहारी के संदर्भ में। आगे मतीराम के संबंध में आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि इनका सच्चा कवि हृदय था। किनका? मतीराम का सच्चा कवि हृदय था। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़कर और किसी कवि में मतीराम किसी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती है। अब हम देखेंगे कवि भूषण के लिए आचार्य शुक्ल क्या लिखते हैं कि भूषण उनके प्रति भक्ति और सम्मान की प्रतिष्ठा हिंदू जनता के हृदय में उस समय भी थी और आगे भी बराबर बनी रही या बढ़ती चली गई। भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए हैं। आगे लिखते हैं कि जिनकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा, उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता का वर्णन तो कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। तो भूषण के संदर्भ में ही आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि शिवाजी और छत्रसाल की वीरता का गुणगान किया है ना उन्होंने अपने काव्य में। ठीक है, तो झूठी खुशामद नहीं की है, भूषण ही ऐसा कर सकते हैं, अर्थात यह सच है। सुखदेव मिश्र के लिए लिखते हैं आचार्य शुक्ल के छंद शास्त्र पर इनका सा विशद निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया है। देव के लिए लिखते हैं कि ये आचार्य और कवि दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं। कवित्व शक्ति और मौलिकता देव में खूब थी, पर उनके स्मैक स्फोट में उनकी रुचि विशेष प्रायः बाधक ही सिद्ध हुई है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, इसमें कोई संदेह नहीं। तो देव के लिए यह कहा है शुक्ल ने। ओके, रीतिकालीन कवि श्रीपति ने काव्य के सब अंगों का निरूपण विशद रीति से किया है। तो श्रीपति के संबंध में यह शुक्ल का कथन है कि इन्होंने काव्य के सब अंगों का निरूपण किया है। इनकी रचना कला पक्ष में संयंत्र और भाव पक्ष में रंजनकारी है। भिखारी दास के लिए कहा है शुक्ल ने कि इनकी रचना कला पक्ष में संयंत्र है और भाव पक्ष में रंजनकारी है। पद्माकर के विषय में लिखते हैं कि ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर और दूसरा नहीं हुआ है। इनकी रचना की रमणीयता ही सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है।
ठीक है, तो यह भी बड़ा प्रसिद्ध कथन है शुक्ल का पद्माकर के लिए। नेक्स्ट कवि ग्वाल के लिए शुक्ल जी लिखते हैं कि रीतिकाल की सनक इनमें इतनी अधिक थी कि इन्हें यमुना लहरी नामक देवस्तुति में भी नवरस और षट ऋतु सुझाई पड़ी है। षट ऋतुओं का वर्णन इन्होंने इतना विस्तृत किया है कि वही श्रृंगारी उद्दीपन के ढंग का, अर्थात षट ऋतुओं का वर्णन कवि ग्वाल ने कैसे किया है, श्रृंगारी उद्दीपन के ढंग का किया है, ओके, अपने काव्य में। और लिखते हैं कि कवि ग्वाल ने देशाटन भी अच्छा किया है और उन्हें भिन्न भिन्न प्रांतों की बोलियों का भी अच्छा ज्ञान हो गया था, अर्थात देशाटन अर्थात देश भ्रमण भी उन्होंने किया था कवि ग्वाल ने। तो इस तरह से जब कोई कवि देश भ्रमण भी करता है तो वहां से बहुत कुछ सीखता है, तो इस तरह से अलग अलग प्रांतों की बोलियों का इनको अच्छा खासा ज्ञान हो गया था। आचार्य शुक्ल अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखते हैं कि जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। वहीं हिंदी साहित्य के इतिहास में घनानंद के विषय में लिखते हैं आचार्य शुक्ल की ये साक्षात रस मूर्ति थे और ब्रज भाषा के प्रधान स्तंभों में से एक थे। प्रेम की गुड़ अंतर्दशा का उद्घाटन जैसा इनमें है वैसा हिंदी के अन्य श्रृंगारी कवि में नहीं मिलता। कवि देव के लिए लिखते हैं कि इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष विरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में बड़े से बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, इसमें कोई संदेह नहीं। आगे रीतिकालीन कवियों की कुछ काव्य पंक्तियां उन्हीं के द्वारा लिखी हुई कि बासर की संपत्ति उलूक जीव न चितवत। केशवदास की काव्य पंक्ति है कि जिस तरह दिन में उल्लू संपत्ति की ओर नहीं ताकते उसी तरह राम अन्य स्त्रियों की तरफ नहीं देखते। तो हो सकता है रामचंद्रिका की यह काव्य पंक्ति हो, है ना। भिखारी दास की प्रसिद्ध काव्य पंक्ति देखिए कि आगे के कवि रिझिए तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। कि आगे के कवि रिझे तो कविता है, अन्यथा राधा कृष्ण का स्मरण का बहाना ही सही। जान्यो चाहे जू थोरे ही रस कविता को बंस, तिन्हा रसिकन के हेतु यह कान्हो रस सारंस। यह भी भिखारी दास की काव्य पंक्ति है। काव्य की रीति सीखी सुकीवन सो, मैंने काव्य की रीति कवियों से ही सीखी है, भिखारी दास लिखते हैं। और तुलसी गंग दुवो भय सुकविन के सरदार, है ना। इस पंक्ति का जिक्र मैंने आपको पहले भी कई बार किया है और समझाया है अच्छे से, ठीक है। चिंतामणि क्या लिखते हैं, रीति सुभाषा कवित की वर्णत बुद्धि अनुसार। और वही देव लिखते हैं कि अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति, ठीक है। कवि देव की एक और बड़ी ही प्रसिद्ध काव्य पंक्ति देखिए कि युक्ति सराही मुक्ति हेतु मुक्ति भुक्ति को धाम, युक्ति मुक्ति और भुक्ति को मूल सो कहिए काम। बिहारी लाल की काव्य पंक्ति दृग उर्जित टूटित कुटुंब जुरत चतुरचित प्रीति, पंडिती गांठ दुर्जन ही दई नहीं यह रीति, है ना। आंखों के संबंध में मैंने पहले भी कहा कि आंखें क्या करती हैं, प्रेमियों की आंखें मिलती हैं, आपस में टकराती हैं, बातें करती हैं, फिर झुक जाती हैं, फिर मिलती हैं। और यह सब देखकर जो दुश्मन लोग होते हैं ना, प्रेम के दुश्मन, उनके हृदय में क्या है, गांठें पड़ती रहती हैं, उनको गुस्सा आता रहता है, वो गुस्से से लाल होते रहते हैं। तो आप समझ जाओ मतलब क्या कहना चाहती हैं ये काव्य पंक्तियां। वहीं पद्माकर की काव्य पंक्ति है कि फागु के भीर अभीरन में गही, गोविंदे ले गई भीतर गोरी, भाई करी मन की पद्माकर ऊपर नाही अबीर की झोरी, झीनी पीतंबर कमर ते सूप, बिदा दई मीडी कपोलन रूरी, नैन नचाए कही मुस्काए, लल्ला फिर आयो खेलन होरी। तो पद्माकर ने किसके संबंध में यह लिखा होगा, आप अंदाजा लगाइए। गोविंद किसको कहा जाता है, श्री कृष्ण को कहा जाता है ना। तो पीताम्बर पीले वस्त्र भी श्री कृष्ण ही पहनते थे, तो श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन ही यहाँ पर किया है। चिंतामणि क्या लिखते हैं कि आंखिन मुंदिबे के मिस आनी अचानक पीठी उरोज लगावे। गुरु गोविंद सिंह की पंक्ति ऐड हो गई यहाँ पे कि मानिस की जात सबे एक ही पहचान बो। आगे देव का कथन दोबारा से ऐड हो गया है कि अविधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस बिरस, उल्टी कहत लबीन, है ना। काव्य शक्तियां तीन तरह की है, अविधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। रसलीन की काव्य पंक्ति अमिया हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवन एक बार। वाह, बहुत अच्छे। वहीं पर कवि बृंद लिखते हैं कि भले बुरे सम जोलो बोलत नाही, जानी परत है काक पिक, रित बसंत के माही। आलम की काव्य पंक्ति है कनक छुरी सी कामिनी, काहे को कटी छीन। रीतिकालीन कवि ब्रजनाथ की काव्य पंक्ति देखिए, नेही महा ब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर तानी के भेद को जाने। वहीं बोधा लिखते हैं कि एक सुभान के आनंद पे कुर्बान, जहां लगी रूप जहां को।
अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कुछ कथन हैं रीतिकालीन कवियों के संबंध में, जैसे कि केशव दास के संबंध में इन्होंने लिखा है कि संबंध निर्वाह की क्षमता केशव में नहीं थी। दृश्यों की स्थानगत विशेषता केशव की रचनाओं में ढूंढना तो व्यर्थ ही है। प्रबंध काव्य रचना के योग्य न तो केशव में अनुभूति ही थी और न शक्ति। केशव की दृष्टि जीवन के गंभीर और मार्मिक पक्ष पर बिल्कुल भी नहीं थी। रामचंद्रिका में केशव को सबसे अधिक सफलता प्राप्त हुई है उनके संवादों को लेकर। वहीं बिहारी लाल के संबंध में आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ है उतना और किसी का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिणाम के हिसाब से नहीं होता, गुणों के हिसाब से होता है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। भूषण और देव ने शब्दों का बहुत अंग भंग किया है और कहीं कहीं गढ़ंत शब्दों का व्यवहार भी किया है। बिहारी की भाषा इस दोष से भी बहुत कुछ मुक्त है। वहीं रीतिकालीन कवि आलम के विषय में आचार्य शुक्ल जी लिखते हैं कि ये प्रेमोन्मत्त कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे। श्रृंगार रस की ऐसी उन्मादमय उक्तियां इनकी रचनाओं में ही मिलती हैं कि पढ़ने और सुनने वाले भी लीन हो जाते हैं। प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रसखान और घनानंद की कोटि में होनी चाहिए। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। तो प्रश्न बनता है कि प्रेम की पीर या इश्क का दर्द किस रीतिकालीन कवि के एक एक वाक्य में पाया जाता है? तो किसके पाया जाता है? आलम के। घनानंद के विषय में आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रज भाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में से हैं और ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जमादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। भाषा पर जैसा अचूक अधिकार घनानंद का था वैसा किसी और कवि का नहीं। तो आपके नेट जेआरएफ सेट में ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कथन के तौर पर। घनानंद जी उन बिरले कवियों में से हैं जो भाषा की व्यंजकता को बढ़ाते हैं। अपनी भावनाओं के अनूठे रूप रंग की व्यंजना के लिए भाषा का ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाले हिंदी के पुराने कवियों में दूसरे और कोई नहीं। भाषा के लक्षक और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख घनानंद को थी। लक्षणा का विस्तृत मैदान खुला रहने पर भी हिंदी कवियों ने उसके भीतर बहुत ही कम और बढ़ाया है, मतलब कम पैर बढ़ाया है। एक घनानंद ही ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में अच्छी दौड़ लगाई है। तो ये थे रीति काव्य के संबंध में विद्वानों की कुछ महत्वपूर्ण कथन और साथ ही रीति कवियों के स्वयं लिखी हुई प्रसिद्ध काव्य पंक्तियां। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए, लाइक भी किया कीजिए और शेयर तो करें ही करें ताकि हमारा परिवार बढ़ सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ इसके नेक्स्ट भाग में। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।